हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा का पार्ट 1, जो कि है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। तो बच्चों, हम इसमें शारीरिक शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं इनको भी आप साथ के साथ पढ़िएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रश्न नंबर 1 से। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि शारीरिक शिक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए, लक्ष्य का वर्णन कीजिए और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित रूप से है। अवधारणा: शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जो शारीरिक गतिविधियों, खेल और व्यायाम के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती है। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा होती है उसकी अवधारणा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि जैसे खेल, व्यायाम माध्यम से होती है, जिसमें कि व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। तो देखें कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। फर्स्ट, शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य शारीरिक फिटनेस, शक्ति, सहन शक्ति, गतिविधि, सामान्य व्यय और लचीलापन जैसे शारीरिक गुणों का विकास करना। यानी कि जो पहला लक्ष्य होता है वो होता है शारीरिक विकास। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास उसके किस ढंग से हो रहा है, क्या वो शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देता है, शक्ति, उसके अंदर कितनी शक्ति है, सहन शक्ति, उस व्यक्ति के अंदर कितनी सहन शक्ति है, गति, उस व्यक्ति के अंदर कितनी गति है, तो वो होता है हमारा शारीरिक विकास। दूसरा लक्ष्य है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है हमारा कि शारीरिक शिक्षा छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने, एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल में सुधार करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि जो दूसरा लक्ष्य होता है वो होता है मानसिक विकास। इसमें व्यक्ति के मानसिक यानी कि मनोविज्ञान बढ़ता है, जिससे कि व्यक्ति को कोई भी निर्णय आसानी से लेने में क्या नाम है दिक्कत नहीं होती, और उसका जो माइंड होता है, मन होता है, वो एकाग्रता यानी कि कोई भी कार्य कर रहा हो वो उसका जो माइंड होता है वो एक जगह पर ही लगा रहे, निर्णय लेने में आसानी हो, कोई समस्या ना हो, समस्या का समाधान करना ही मानसिक विकास है। और आगे पढ़ते हैं। जो थर्ड लक्ष्य है हमारा, तीसरा लक्ष्य वो है सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा टीम वर्क, सहयोग, नेतृत्व, खेल भावना और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करती है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो व्यक्ति है उसकी सामाजिक विकास कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति टीम वर्क में सहयोग करता हो, नेतृत्व यानी कि अच्छा नेता बनता हो, खेल भावना यानी कि उसके अंदर खेल की भावना कितनी है, और दूसरों के प्रति सम्मान। जैसे हाँ, हम जब टीम वर्क करते हैं तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं टीम में, तो उसी तरीके से सामाजिक विकसित व्यक्ति वही होता है जो कि क्या करता है, अपनी टीम के व्यक्तियों को यानी कि दूसरों का सम्मान करता है। सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करती है हमारी सामाजिक विकास। तो ये हमारा तीसरा लक्ष्य। चौथा लक्ष्य होता है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या है, शारीरिक शिक्षा छात्रों को अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, तनाव को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति होता है उसको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण पाने के लिए भावनात्मक विकसित होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वो अपनी शारीरिक फिटनेस में कमज़ोर होता है। भावनात्मक विकास एक ऐसी चीज़ है जिससे कि व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, ताकि वो सुख, दुख
इन सभी में अपनी जीवन को आसानी से चला सके। तो छात्रों, अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य। जो शारीरिक विकास कैसे होता है व्यक्ति, और मतलब शारीरिक शिक्षा में इसके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। पहला, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, यानी कि शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। इसमें बताया गया है छात्रों को स्वास्थ्य भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन जैसी स्वास्थ्य आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है हमारा खेल भावना और टीम वर्क को बढ़ावा देना, यानी कि छात्रों को खेल के माध्यम से टीम वर्क, सहयोग और खेल भावना जैसे मूल्यों को सिखाना। फोर्थ है हमारा चौथा उद्देश्य है वो होगा शारीरिक गतिविधियों में आजीवन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब छात्रों को शारीरिक गतिविधियों को जीवन भर जारी रखने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इसमें हमने शारीरिक शिक्षा की अवधारणा भी पढ़ ली है, लक्ष्य भी पढ़ लिया है, उद्देश्य भी पढ़ लिया। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के बाद क्या वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें हमें बताना है भारत के बाद का जो शारीरिक शिक्षा थी वो भारत में स्वतंत्रता के बाद की जो शारीरिक शिक्षा थी उसके बारे में हमें बताना है और उसके बारे में वर्णन करना है। तो देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जिसमें सरकार ने शारीरिक शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इसमें बताया गया है कि जो स्वतंत्रता के बाद ना भारत में जो शारीरिक शिक्षा थी उसको बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिया गया है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ करता था कि जो खिलाड़ी थे बहुत कम थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें सरकार ने अपनी कुछ संस्थाएं बनाई। तो उस तरीके से जो खेल था, शारीरिक शिक्षा थी, वो क्या हुई थी, विकसित हुई थी। इसमें पॉइंट दिया गया है स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा का विकास। तो हम नीचे पढ़ते हैं। पहला होता है सरकारी पहल। शारीरिक शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रम की स्थापना की गई। पॉइंट 1, राष्ट्रीय खेल संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण साई। इसका मतलब जैसा कि बच्चों आपको पता है, साई एक संस्था है। साई एक संस्था है जो कि खेलों की जगह को मतलब बताती है कि कौन सा खेल किस जगह पर होगा, और उसके खेल की जितनी भी कार्यक्रम होते हैं वो साई ही करता है। तो बच्चों सेकंड पढ़ते हैं। शैक्षणिक स्थानों में शारीरिक शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा के स्थान होते हैं जैसे स्कूल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए और अन्य जो जैसे स्टेडियम्स हो गए, इन सब में किस तरीके से शारीरिक शिक्षा आई। तो पढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, शैक्षणिक स्थानों में शारीरिक शिक्षा। इसमें हमें बताया गया स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है, यानी कि जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनमें शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया गया। शारीरिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए। इसमें बताया गया है कि जो शारीरिक शिक्षा है इसके लिए पाठ्यक्रम भी बनाए, जैसे कि हम
पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अपना शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे पाठ्यक्रम बनाए गए। थर्ड पॉइंट है खेल संस्कृति का विकास, यानी कि खेल और संस्कृति का विकास कैसे हुआ। खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोगों में खेल भावना का विकास हुआ। खेलों के लिए बुनियाद ढांचे का विकास हुआ, यानी कि इसमें बताया गया कि खेल की संस्कृतियाँ बढ़ी और खेल के प्रति जो व्यक्ति थे उनको जागरूक किया गया। उनके जो बुनियादी ढांचे थे कि किस तरीके से खेल में आगे बढ़ा जा सकता है, तो उस चीज़ को विकसित किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट YMCA का योगदान, यानी कि मद्रास। गाइस जो ये मद्रास है वो थोड़ा गलत लिख गया है, ये मद्रास नहीं है, मद्रास है। मद्रास में YMCA ने शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो मद्रास में YMCA है उसमें शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकंड है फिफ्थ है, लास्ट है हमारा फिफ्थ, साई का गठन। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि साई जो है वो एक संस्था है किसकी, खेल के लिए। तो इसमें हमें पढ़ना है साई का गठन। भारतीय खेल प्राधिकरण साई SAI की स्थापना ने खेलों के लिए नीतियां बनाई और कार्यान्वित की। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि साई जो होता है ना, साई वो क्या करता है, खेल की मतलब खेल की नीतियों को बनाता है, खेल की जगहों को सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़, कौन सा खेल किस जगह सेलेक्ट होगा और यानी कि उसमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल होंगे। इसका जो गठन हुआ था वो डेट थी हमारी 1984। ये जो डेट है गाइस इसको ना अच्छे से याद करना, क्योंकि ये ना एग्ज़ाम में आती है बहुत बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें पढ़ना है खेलों में बदलती हुई प्रवृत्तियाँ, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते रुझान का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें हमें पढ़नी है कि खेलों में कैसे प्रवृत्तियाँ जो थी बदली और सतह कैसे बदली, पहनने योग्य गियर का मतलब है इसमें कि किस तरीके के कपड़े, क्लोथ्स जो थे वो चेंज हुए आधे टाइम। पहले के टाइम पे कुछ अलग ही कपड़े होते थे खेल के, और आज के टाइम पे देखे जाए तो बहुत अलग अलग खेलों में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं खेल में बदलती प्रवृत्तियाँ, खेल की सतह। पहले हम देखते हैं खेल की सतह कैसी होती है। इसका मतलब है वह क्षेत्र जिस पर कोई खेल खेला जाता हो। यानी कि बच्चों खेल की सतह का मतलब है एक तरीके से फर्श, कि वो जो खेल का फर्श होता है, जैसे कि अब हम लोगों के जो घर होते हैं उन पे फर्श होता है, किसी का टाइल का है, किसी का पत्थर का है, तो अलग अलग तरीके के फर्श होते हैं। उसी तरीक़ा से जो जहाँ पर खेल होते हैं, जिस स्थान पर खेल होते हैं, उनके जो सतह होती हैं, फर्श होते हैं, वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। उदाहरण फुटबॉल, इसमें कैसा क्षेत्र होता है, कैसी सतह होती है, घास का मैदान या कृत्रिम टर्फ। इसमें या तो घास का मैदान होता है जिसपे नेचुरल घास होती है, कृत्रिम टर्फ मतलब कि कृत्रिम का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। जैसे कि आपने आर्टिफिशियल घासें देखी होंगी, उसी तरह से कृत्रिम टर्फ होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा टेनिस। इसमें हम जो टेनिस की सतह होती है वो होती है क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट या ग्रास कोर्ट। टेनिस अगर आप खेलते हैं या आपने देखा होगा तो आपको पता है कि क्ले कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होता है या फिर ग्रास कोर्ट होता है। वहीं थर्ड है बास्केटबॉल, लकड़ी का फर्श। जो बास्केटबॉल की सतह होती है उसमें लकड़ी के फर्श को इस्तेमाल करा जाता है। क्रिकेट जैसे कि हम सभी पसंद करते हैं, यानी कि पूरा वर्ल्ड ही क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। तो क्रिकेट की सतह कैसी होती है, एक खुला मैदान होता है, उसकी सतह जो होती है पिच। हम बोलते हैं ना कि इस पिच पर
ये लोग खेले, या स्टेडियम का एक पिच तैयार करो जिस पर हम लोग क्रिकेट खेल सकें। सेकंड पॉइंट है हमारा पहनने योग्य गियर और उपकरण। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हाँ, हर खेल में अब अलग अलग तरीके के कपड़ों को पहना जाता है। तो इसमें पढ़ते हैं इस पहनने योग्य गियर और उपकरण। इसका मतलब है कि एक खिलाड़ी को खेल के साथ अपनी सुरक्षा के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि एक खिलाड़ी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए। फर्स्ट है हमारा माउथ गार्ड। इसमें क्या होता है, यह मुंह और दांतों को चोट से बचाता है, खासकर उन खेलों में जहां चेहरे पर वार लगने का खतरा होता है। यानी कि कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिस पे, जैसे बॉक्सिंग होता है, बॉक्सिंग में क्या होता है कि चेहरे पर चोट लगने का खतरा होता है, तो उसके लिए हम लोग माउथ गार्ड यूज़ करते हैं। यानी कि जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो तो उसके लिए हम लोग माउथ गार्ड यूज़ करते हैं। यानी कि जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो माउथ गार्ड यूज़ करते हैं। हेलमेट, यह सिर को चोट से बचाने के लिए पहना जाता है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी आदि। यानी कि हम लोगों को पता है क्रिकेट में, हॉकी में और अन्य जो गेम होते हैं उसमें हेलमेट पहना जाता है। क्रिकेट में जैसे कोई बॉल हमारे सर को आके हिट ना कर दे या किसी बॉडी पार्ट को हिट ना कर दे, तो हेलमेट पहनते हैं ना। जैसे कि आप आमतौर पर एग्जांपल लो, अगर कोई राइडर है, वो राइडिंग कर रहा है, बाइक राइडिंग कर रहा है, तो उसके लिए हेलमेट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को गिरने का खतरा रहता है, ताकि वो गिरे तो उसके सर पे चोट ना लगे। थर्ड है हमारा पैड। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों को चोट से बचाने के लिए पहना जाता है, जैसे घुटने, कोहनी आदि। यानी कि जो पैड्स होते हैं वो क्या घुटने, कोहनी और आदि को बचाने के लिए, जैसे चेस्ट पैड आता है, वो चेस्ट को प्रोटेक्शन देता है। कोहनी वाले पैड आते हैं, वो कोहनी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ है हमारा आई शोल्ड क्या होता है, यह आंखों को चोट से बचाता है, जैसे कि स्क्वैश या रैकेट बॉल। इसमें जो गेम होती है स्क्वैश में और रैकेट बॉल में, इसमें हमें डर रहता है कि ये हमारी आंखों पर ना लग जाए, यानी कि मुंह पर ना लग जाए, तो हम अपने उसमें पूरे फेस को कवर रखते हैं, आंखों को कवर रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुरक्षात्मक कप। ये जो होती है, यह हमारे शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स को चोट लगने से बचाते हैं, जैसे एल गार्ड आदि। यानी कि जैसे आप देखते हो क्रिकेटर्स जो होते हैं वो मोस्टली एल गार्ड का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उधर ना लगे। जूते तो जैसे आप मानो ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं भी गेम खेलने जाते हैं तो आप जूतों को प्रेफर दें। यह पैरों को चोट से बचाने के लिए पहने जाते हैं और खेल के दौरान बेहतर प्रदर्शन में मदद करते हैं। यानी कि जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है जूते पहन कर, तो हम उस गेम को अच्छे से खेल पाते हैं। सेकंड है हमारा, यानी कि थर्ड पॉइंट है तकनीकी प्रगति। यह एक खिलाड़ी को सिखाने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि जो खिलाड़ी होता है उसकी बेहतर प्रदर्शन बढ़ाने में इस्तेमाल होती हैं कि तकनीकी, यानी कि टेक्नोलॉजी से क्या होते हैं कि किसी भी खिलाड़ी की प्रदर्शन बढ़ाने में ये बहुत ही मददगार होता है। जैसे कि अगर कोई खिलाड़ी जैसे किसी खिलाड़ी की हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ है, तो उनको वो तुरंत अलर्ट करता है, जो सेंसर होता है, कि खिलाड़ी की जो हार्ट बीट है कैसे तेज़ हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है, फर्स्ट है सेंसर। यह खेल उपकरणों में लगे होते हैं, इससे खिलाड़ी की हृदय गति, ब्लड प्रेशर आदि का माप होता है। यानी कि ये क्या करते हैं, हृदय गति, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सबको नापते हैं। सेकेंड है हमारा इंस्टेंट रिप्ले। जैसे कि हम देखते हैं क्रिकेटर्स, जैसे जो अंपायर होते हैं वो कुछ जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, तो वो फोर्थ अंपायर को बोलते हैं, जो कि होता है इंस्टेंट रिप्ले। कुछ खेलों में खेल की स्थितियों की समीक्षा करने और स्टिफ निर्णय देने के लिए तत्काल रिप्ले तकनीक
का उपयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में क्या होता है, एथलीट्स यानी कि खिलाड़ी वीडियो के माध्यम से अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि वीडियो के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है चोट की रोकथाम और पुनर्वास। इसमें क्या होता है, संभावित चोटों की पहचान करने और उनका समाधान करने विद्यार्थी को स्वस्थ होने और सुरक्षित रूप से अपनी गतिविधियों पर लौटने में मदद करता है। यानी कि इसका मतलब है जो खिलाड़ी होते हैं उनको विद्यार्थी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कुछ शारीरिक शिक्षा जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, अपने जो बॉडी होती है उसको सुरक्षित रख सकें, ये सब इसमें काम आती है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल रिप्ले। वर्चुअल रिप्ले यानी कि जैसे कि आप मान सकते हो, वर्चुअल से आप क्या समझते हो, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया ऑनलाइन वर्चुअल, तो इसमें ये होता है वर्चुअल रियलिटी। सॉफ्टवेयर छात्रों को अपनी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और उनकी समीक्षा करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें तकनीक और रूप में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उस सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं, अपनी जो प्रदर्शन है उसको देख के और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने खेल में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये गाइस छोटे ही है बच्चों, तो हाँ ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें हमें बताना है कि शारीरिक शिक्षा में क्या क्या करियर हो सकते हैं और हम कोई भी स्टूडेंट हो या फिर व्यक्ति हो वो शारीरिक शिक्षा में अपना करियर कैसे बना सकता है। देखो, शारीरिक शिक्षा में कई करियर विकल्प मौजूद हैं, जैसे शिक्षक, प्रशिक्षक और खेल प्रबंधक। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा होता है उसमें शिक्षक, प्रशिक्षक और खेल प्रबंधक, यानी कि हम शिक्षक भी बन सकते हैं, प्रशिक्षक भी बन सकते हैं और खेल प्रबंध भी बन सकते हैं। तो गाइस इसमें ना हमें मतलब जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें ना ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है या फिर 3 मार्क्स में, तो इसमें हमें ना पॉइंट्स में ही आंसर देने पड़ते हैं। तो मैंने इसलिए इसके 5 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि 5 मार्क्स से ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर 3 में पूछा जाए 3 में आंसर देना, 2 पॉइंट्स पूछे जाएँ 2 पॉइंट लिखना, 4 पूछे जाएँ 4 लिखना, 5 पॉइंट्स दिए गए, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। पहला पॉइंट, शिक्षक। स्कूल में छात्रों को शारीरिक गतिविधियों और खेलों और स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना है। यानी कि जो जैसे आप देखते हैं आपके स्कूल में पीटीआई टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको खेल खिलाते हैं, आपके जो स्वास्थ्य होता है उसके बारे में शिक्षित करते हैं और जो खेल की गतिविधियाँ हैं उनमें भी आपको पार्टिसिपेट कराते हैं। सेकेंड है खेल प्रशिक्षक। विभिन्न खेलों में एथलीटों को प्रशिक्षित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि जो खेल प्रशिक्षक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग खेलों में जो एथलीट्स होते हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। थर्ड है हमारा स्वास्थ्य समन्वय। स्वास्थ्य समन्वय स्कूलों या अन्य संस्थानों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं। यानी कि जो स्कूल होते हैं और कई अलग स्थान भी होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये कार्यक्रम चलाते हैं। फोर्थ है हमारा खेल प्रबंधन। जो खेल प्रबंधन कौन होते हैं, खेल आयोजन, टीम या सुविधाओं का प्रबंधन करते हैं। जो खेल प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं, आयोजन यानी कि कार्यक्रम को आयोजन करते हैं, या किसी भी गेम को आयोजन है तो वो उसमें हेल्प करते हैं। टीम बनाने में हेल्प करते हैं। सुविधाओं यानी कि किस किस चीज़ की सुविधाएं, किस किस उपकरण की सुविधाएं किस खेल में, उसका काम होता है खेल प्रबंधन का। लास्ट है हमारा खेल पत्रकार। खेल पत्रकार जो होते हैं ना वो अहम रोल निभाते हैं अपना खेल की जगह पर। जैसे खेलों के बारे में रिपोर्ट और विश्लेषण करते हैं। यानी कि जो खेल होते हैं उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक को देते हैं, जो दर्शक होते हैं उनको टाइम टू टाइम खेल की रिपोर्ट देते हैं और उसका खेल का विश्लेषण करते हैं।
आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 5। खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, खेलो इंडिया 2 मिनट, हाँ कहाँ थे, खेलो इंडिया और फिट इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 2 महत्वपूर्ण पहलें हैं जिनका उद्देश्य देश में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना है। यानी कि दोस्तों जो खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट है, कार्यक्रम है, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है कि व्यक्ति को खेल के प्रति उत्साहित करना। सेकंड फिट इंडिया मूवमेंट है, इसमें क्या होता है व्यक्ति को फिट यानी कि स्वास्थ्य जो होता है उसका फिट रखना, ये उनके उद्देश्य हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम। पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फिट इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना था। इसमें 16 खेल होते हैं। गाइस अगर कभी भी एमसीक्यू में पूछा जाता है खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने खेल होते हैं, तो कितने होते हैं, 16 खेल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था हमारा 2018 में शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य था खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना, यानी कि जो खेल थे उनको, खेल को क्या नाम है, आगे बढ़ाना। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य है फर्स्ट खेलों के लिए बुनियाद ढांचे का विकास करना, यानी कि खेलों में जो ढांचे हैं उनका विकास करना, संस्थानों का जो साई या आईओसी इन सब का गठन करना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खेलों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी भागीदारी, उनका मतलब सबसे पहले अगर एथलीट्स होंगे तो उनकी जो भागीदारी होती है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना निभाती है कि जो एथलीट्स होते हैं वो आगे बढ़ चढ़ के खेल में हिस्सा लें। फोर्थ है हमारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और प्रशिक्षण करना। इसका जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है इसमें जो प्रतिभाशाली हमारे खिलाड़ी होते हैं उनकी पहचान करना और उनका प्रशिक्षण यानी कि उनका मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। बस हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फिट इंडिया मूवमेंट, तो इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। जो फिट इंडिया मूवमेंट्स है वो 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त ये डेट पूछी जाती है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वस्थ और सक्रिय राष्ट्र बनाना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। यह आंदोलन लोगों को शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होने और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या था कि ये जो आंदोलन था ये लोगों को ना मतलब बढ़ावा दे रहा था कि अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखो और क्या नाम है, अपनी जो शारीरिक गतिविधियाँ उनको रेगुलरिटी दो, जैसे एक्सरसाइज करो और अपने आप को फिट रखो। इसका लक्ष्य क्या था, हाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अगर एमसीक्यू में आता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कहाँ पर पहले कहाँ पर से स्टार्ट हुआ था, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यह इंदिरा गांधी स्टेडियम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके लक्ष्य फिटनेस को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना, यानी कि इसका जो पहला लक्ष्य था फिटनेस को बढ़ावा देना, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना, स्वदेशी खेल जो हैं उनको प्रोत्साहित करना। स्कूलों कॉलेजों और पंचायतों में फिटनेस को बढ़ावा देना, जो स्कूल हैं कॉलेजेस हैं पंचायत हैं उनमें बढ़ावा दिया गया। लोगों को स्वस्थ खाने और नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कि जो स्वस्थ खाना, अच्छा खाना, शुद्ध खाना होता है उसको नियमित रूप से लेने में प्रोत्साहित किया। रेगुलर व्यायाम यानी कि जो योगास हैं, व्यायाम ये सब करने में प्रोत्साहित करा। आगे पढ़ते हैं, दोनों कार्यक्रम का मतलब क्या महत्व था।
दोनों कार्यक्रम का महत्व क्या था? दोनों कार्यक्रम का महत्व, यह दोनों कार्यक्रम एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि दोनों ही जो कार्यक्रम है, फिट इंडिया कार्यक्रम और खेलो इंडिया कार्यक्रम, ये दोनों क्या करते हैं, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में। कुछ स्लोगन हैं जो दिए गए हैं, हम पढ़ते हैं उनको। सम पॉपुलर स्लोगन्स ऑन फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट पे कुछ जो स्लोगन्स हैं पॉपुलर वो दिए गए थे जो अच्छे व्यक्ति थे उनके द्वारा। पहला, अगर शरीर फिट है तो दिमाग हिट है। यानी कि अगर आपका शरीर स्वास्थ्य जो फिट है तो आपका जो दिमाग होगा वो बहुत ही ज़्यादा हिट होगा। स्वस्थ लोग, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज। अगर स्वस्थ लोग होंगे तभी तो स्वस्थ परिवार होगा, और जब स्वस्थ परिवार होगा तभी तो जाकर हमारा स्वस्थ समाज होगा। थर्ड है फिट इंडिया हिट इंडिया, यानी कि जब हमारा इंडिया फिट होगा तभी तो हिट होगा। फोर्थ है हमारा स्वस्थ और फिट रहने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, यानी कि खुद को प्रतिबद्ध करें कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, फिट रखना है। लास्ट है हमारा फिटनेस कोई मंजिल नहीं है, यह स्वास्थ्य का एक तरीका है। जो फिटनेस है वो कोई एक मंजिल नहीं है, ये स्वास्थ्य का जो है ये तरीका है कि हम किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे या फिर अच्छा बना पाएंगे। तो गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हमारे हैंडमेड नोट्स के साथ ख़त्म होता है, जो कि हमारा चैप्टर 1 था फिज़िकल एजुकेशन का हिंदी में। तो आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।